जो अगला 11 नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर, उत्तर प्रदेश के प्रमुख पुरातात्विक स्थल एवं उनकी विशेषता, यानी कितने पुरातात्विक स्थल पाए गए, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। पुरातत्व निदेशालय का वर्णन कीजिए। यानी इस प्रश्न के दो भाग हैं। पहला भाग क्या कहता है, पहला भाग कहता है कि इस प्रश्न के दो भाग हैं। पहला भाग कहता है कि प्रमुख पुरातात्विक स्थल कौन कौन से हैं, इनका महत्व क्या है। दूसरा भाग कहता है कि पुरातत्व निदेशालय यानी पुरातत्व विभाग के बारे में बताइए। तो थोड़ा सा बड़ा, पुरातात्विक स्थल क्या होता है, कितने पुरातत्व स्थल पाए गए हैं, जितने क्या कहते हैं पुराने राजा महाराजा रहे हैं, हमारी सभ्यता जब से विकास हुई है, पाषाण काल से लेकर, यानी निम्न पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल हो गया, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता हो गई, उसके बाद हमारा महाजनपद काल हो गया, बौद्ध काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, हर्षवर्धन काल, और सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का जो सुल्तानों का काल था, नवाबों का काल था, मुगलों का काल था, अंग्रेजों का काल था। तो पुरातात्विक स्थल तो किसके नहीं पाए होंगे, सबके पाए गए होंगे। तो थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं, लेकिन मुख्य जो क्वेश्चन है यहाँ पर, ये मुख्य क्वेश्चन है पुरातत्व निदेशालय या पुरातत्व विभाग के ऊपर। तो पुरातत्व विभाग क्या है, इसको आप क्या समझते हैं, इसका वर्णन कीजिए। तो पहले क्वेश्चन में यही भाग देख लेते हैं कि पुरातात्विक निदेशालय, जैसे हमने संग्रहालय, अभिलेखागार और पुरातत्व निदेशालय या पुरातत्व विभाग के बारे में पहले पढ़ लिया, देख लिया। तो उसी के बारे में सबसे देखते हैं, पुरातत्व निदेशालय विभाग का काम क्या होता है। तो प्रश्न का पहले लास्ट वाला जो ये प्रश्न है हमारा, नहीं लास्ट नहीं, 11 वाला जो ये है कि पुरातात्विक निदेशालय का वर्णन कीजिए। तो इसका पहले यही पार्ट देख लेते हैं हम कि पुरातत्व निदेशालय क्या होता है। तो पुरातत्व निदेशालय क्या है, विविध पुरातत्व के स्थलों, विविध पुरातत्व के स्थलों, वहां से प्राप्त सामग्रियों के अध्ययन करने, यानी जो पुरातात्विक स्थल होते हैं, जैसे कोई पुराना स्थल मिल गया या फिर कोई वहां से सामग्री मिल गई, उनका अध्ययन करना है, रख रखाव करना है, संरक्षण करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार हमारी ने क्या किया था, 1951 में क्या किया था, पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी। इसका नाम थोड़ा सा बदलता रहा है, पुरातत्व विभाग, फिर हो गया उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व संगठन, फिर आगे चल के फिर वही कर दिया गया, क्या, उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग। यानी आज हम कहेंगे उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग या राज्य पुरातत्व निदेशालय कहेंगे। ये क्या काम करता है, पुरातत्विक जो स्थल होते हैं वहां से प्राप्त सामग्रियों के अध्ययन, रख रखाव, संरक्षण हेतु काम करता है। ये पुरातात्विक सर्वे भी करता है, सर्वेक्षण करता है, जो पुरातात्विक स्थल होते हैं, स्मारक होते हैं, उनका संरक्षण करता है, प्रकाशन करता है, और जन चेतना का विकास करता है। ये सारी चीजें काम करता है। अनेक पुरातात्विक सर्वेक्षण करके उत्खनन अभियान का संचालन करता है। सर्वेक्षण पहले सर्वे जाके करता है, फिर उत्खनन अभियान का संचालन करता है। इसके तहत इसने क्या क्या किया, काम किया है, इसने अनेक पुरातात्विक स्थलों की खोज की है, मंदिर खोज निकाले हैं, खनन उत्खनन करके मूर्ति का मृदभंड के अवशेष प्राप्त किए हैं। यानी इन सर्वेक्षणों में अनेक पुरातात्विक स्थल, मंदिर, मूर्ति, मृदभांड के अवशेष प्राप्त हुए। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश, मुख्य रूप से अगर देख लिया जाए, उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग के मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं या कार्य क्या होते हैं, ये काम क्या करता है, ये काम क्या हो, इसके जो भी कर्मचारी होते हैं, जो पुरातत्व विभाग में, पुरातत्व निदेशालय में काम करने वाले कर्मचारी होते हैं, उनको प्रशिक्षण प्रदान करता है कि कैसे तुमको खनन करता है, कैसे पुरानी जो चीजें हैं उनको सुरक्षित निकालते हुए कैसे पुरातात्विक काम करना है, पुरानी चीजों से नई चीजें, पुरानी चीजों के बारे में जानकारी करनी, कैसे शोध कार्य करना है, ठीक, कैसे उनको संरक्षण करना है। तो अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करता है, मार्गदर्शन करता है, परामर्श करता है। प्रदेश में उपलब्ध कह रहा है ऐतिहासिक एवं प्रशासनिक महत्व के अभिलेखों का स्थानांतरण करता है। मान लो कोई पुरातात्विक स्थल है, वहां से कोई अभिलेख प्राप्त हुआ, अब इसको भेजेगा अभिलेखागार में। तो यही उत्तर प्रदेश में उपलब्ध ऐतिहासिक एवं प्रशासनिक महत्व के जो अभिलेख होते हैं, उनको स्थानांतरण करता है। शोध कार्य को सहायता प्रदान करता है, कोई रिसर्च करने वाला बच्चा है या कोई प्रोफेसर है, तो उनको सहायता प्रदान करता है कि देखिए सर ये चीजें यहाँ मिली, ये चीजें यहाँ मिली, ये चीजें यहाँ मिली, अब देखिए आप क्या कर सकते हैं। अभिलेखों की रिपोग्राफी की सुविधाएं उपलब्ध कराता है। रिपोग्राफी का मतलब होता है कोई अभिलेख प्राप्त हुआ, अब वो आधा टूटा हुआ है, वो सही तरीके से नहीं है, सुरक्षित नहीं है, मान लो अगर संरक्षित नहीं है, मजबूत नहीं है, कोई ऐसे ताड़पत्र, भोजपत्र मिल गए, अब क्या है कि वो खराब हो सकता है, तो उसकी रिपोग्राफी करके फिर से उसको तैयार करना है, उसकी नकल तैयार करना है। यानी सीधी सी बात है कि अभिलेखों की रिपोग्राफी यानी कि रिप्रोडक्शन से बना है, रिप्रोग्राफी। तो ठीक है, रिप्रोग्राफी यानी रिप्रोडक्शन से बना है, तो उसको फिर से क्या कहते हैं, बनाना, तैयार करना, उसकी नकल तैयार करने, जीरोक्स तैयार करने से संबंधित है। ये काम करता है, इन कर्मचारियों को संरक्षण देता है,
कोई ऐतिहासिक महत्व, प्रशासनिक महत्व का अभिलेख है उसको स्थानांतरण करता है, ठीक है, शोध कार्य में सहायता प्रदान करता है, अभिलेखों की रिथोग्राफी करता है, कोई अगर दिल्लक पांडुलिपि मिल जाती है, प्रपत्र मिल जाता है, अभिलेख मिल जाता है तो उसको संरक्षण प्रदान करता है। अगर कोई चीज, कोई स्थल मिलेगा, कोई नई चीज मिली तो उसको शासन को सूचना इस संबंध में उपलब्ध कराता है, समुचित वैज्ञानिक संरक्षण प्रदान करता है, कोई जो स्थल है उसको संरक्षण प्रदान करेगा, अभिलेखों की महत्ता एवं ऐतिहासिकता के आधार पर उसका मूल्यांकन करता है। इन सब के साथ साथ यह प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की एक महत्वपूर्ण अंग, अभिलेखी धरोहर के प्रति जन सम्मान उन छात्र छात्राओं में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए निमित्त समय समय पर प्रदेश के विभिन्न भागों पर अभिलेख प्रदर्शनियों, संगोष्ठियों का आयोजन करता है। यानी प्रदर्शनी भी आयोजन करता है कि लोग अपने इतिहास को जाने। उत्तर प्रदेश की गौरवशाली कला एवं संस्कृति के सम्यक संरक्षण यानी सही तरीके से संरक्षण, संवर्धन, प्रदर्शन हेतु यह विभाग निरंतर रूप से काम करता है। जो अगला 12वां नंबर क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अकबर कालीन स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताओं को वर्णन कीजिए। अकबर काल में क्या क्या विशेषता हमें देखने को मिलती है जो स्थापत्य कला के क्षेत्र में। तो जो अकबर का काल था वो बहुत ज्यादा हिंदू मुस्लिम एकता का समय था। इस समय अकबर जो भी निर्माण कार्य करा रहे हैं वो इंडो इस्लामी वास्तुकला शैली का समन्वय दिखाई देता है। यानी जो भारतीय निर्माण कला, हिंदुस्तानी जो भारतीय स्थापत्य निर्माण कला शैली थी और जो इस्लामी स्थापत्य कला शैली थी, दोनों को समन्वय दिखाई देता है। कई जगहों पे ऐसी चीजें बनाई जाएंगी जहाँ पे बुद्ध विहार की विशेषता देखने को मिलेगी, कई जगह ऐसी जो होगी हिंदू जो स्थापत्य कला थी उनकी विशेषताएं देखने को मिलेंगी। तो वही इसमें कहा गया है। तो चलिए देखते हैं, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अकबर कालीन स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो मुगल शासक अकबर के शासनकाल में स्थापत्य कला के क्षेत्र में प्रदेश में इंडो इस्लामिक वास्तुकला शैली का प्रयोग वृहत स्तर पर किया गया, बड़े पैमाने पर इंडो इस्लामिक वास्तुकला शैली का प्रयोग किया गया। अबुल फजल तो यहाँ तक लिखते हैं कि बादशाह पहले अपने दिमाग को बना लेते थे, क्या बनाना, इसे बनाना, इसे नहीं बनाना, प्लान पूरा तैयार करते थे, फिर जो कलाकार होते थे, स्थापत्य कार होते थे, उनसे बनवाते थे। तो अबुल फजल लिखता है कि बादशाह अकबर अपने मस्तिष्क में भव्य स्थापत्य कार्य की पहले योजना बनाते थे, फिर उसे कलाकारों से मूर्त रूप देने के लिए कहते थे। अकबर के संरक्षण में विकसित होने वाली स्थापत्य कला शैली की प्रमुख विशेषताएं, इसकी विशेषताएं क्या है कि इसमें अकबर के समय भवन निर्माण के लिए लाल बलुए पत्थर का प्रयोग किया जाता था, ईंटों का भी प्रयोग किया जाता था। उस समय पत्थर, ईंटों का ज्यादातर लाल बलुए पत्थर का प्रयोग किया गया और ईंटों का भी प्रयोग किया जाए। सहतीरों का भी अधिकतम प्रयोग किया। सहतीर का मतलब क्या होता है अगर मैं आपको समझा पाऊं तो सहतीर का मतलब होता है, जैसे ये खंबा दिख गया, देखिए जैसे हाँ, जैसे देखिए ये खंबा है, ऐसे करके ये छत मान लीजिए इतनी लंबी चौड़ी यहाँ से यहाँ तक ये छत पड़ी है। अब ये कमरा हो गया पूरा, ठीक है, ये देखिए ये कमरा, अब ये सधेगा कैसे बीच में, तो सधेगा ऐसे कि सहतीरें लगा के ऐसे ऐसे पहले लकड़ी लगा दीजिए, पहले ऐसे लकड़ी लगा दी जाएगी, ऐसे लकड़ी लगा दी जाएगी, फिर उनमें एक क्रॉस लकड़ी लगा दी जाएगी, एक और पर उनके नीचे एक खंबा ऐसे लकड़ी का लगा दिया जाएगा, पत्थर का फिर एक लगा दिया जाएगा, ऐसे करके साध दिया जाएगा, उसी को कहते हैं सहतीर। तो भवन निर्माण के लिए लाल बलुए पत्थर का प्रयोग किया गया, ठीक है, ईंटों का भी प्रयोग किया गया, सहतीरों का अधिकतम प्रयोग किया गया। अब मेहराबों का जो प्रयोग संरचनात्मक स्वरूप की अपेक्षा अलंकरण के लिए अधिक प्रयोग हो रहा था। मेहराब आप देखते होंगे, देखिए इधर साइड देख लीजिए, मेहराब क्या होता है, मेहराब होती है कि देखिए ये ऐसे गया, आप कोई अकबर अकबर बाबर ताजमहल वगैरह जाएंगे तो आपको दिखाई देगा, ये आपको हमेशा ये प्रवेश द्वार ऐसे करके इसे दिखाई देगा, ठीक है, आपको ये हमेशा ऐसे करके ऐसे दिखाई देगा, यहाँ से ऐसे करके एंट्री होगी, तो यही कहते हैं मेहराबें। तो इनका प्रयोग क्या हो रहा था, इनका प्रयोग अब संरचनात्मक यानी भवन निर्माण के लिए, सहारा देने के लिए कुछ नहीं, ज्यादातर अलंकरण के लिए, यानी मेहराबों का प्रयोग अलंकरण के लिए। गुंबद निर्माण तकनीक का प्रयोग किया गया। निर्माण देखो उस समय गुंबद का प्रयोग बड़े पैमाने पर, यानी विशेषता लाल बलुए पत्थर का प्रयोग, ईंटों का प्रयोग, सहतीरों का अधिकतम प्रयोग, अलंकरण के लिए मेहराबों का प्रयोग, गुंबद निर्माण तकनीक का प्रयोग। जो भी खंभे बनाए जा रहे हैं उनके जो अग्रभाग है वो बहुफलक युक्त है, यानी कई कोने निकाले गए हैं। खंभों और दीवारों पर उकेरी गई नक्काशी और पच्चीकारी का कार्य, खंभों एवं दीवारों पर उकेरी गई नक्काशी यानी खंभों और दीवारों पर एक तो बहुफलक युक्त खंभे होते थे, यानी कई कोने होते थे उसमें, और साथ ही साथ उसमें खंभों में भी नक्काशी की जाती थी, पच्चीकारी यानी बहुत ज्यादा डिजाइन बना जाता था। नक्काशी और पच्चीकारी, चमकीले चमकीले रंगों का प्रयोग, भित्तर दिवरा भी प्रयोग होता था। चमकीले रंगों का प्रयोग, आकार, अलंकरण की विविधता देखने को मिलती है।
संगमरमर से भी कुछ निर्माण कार्य किया गया। संगमरमर से निर्मित मेहराबों को पशु पक्षियों के चित्रों द्वारा सुसज्जित, जो भी इसमें मुख्य पॉइंट ये है कि जो भी निर्माण कार्य, जो भी संरचनाएं बनाई गई, उसमें जो भी जैसे ये मेहराब बनाई, उसमें पशु पक्षियों के चित्रों को सुसज्जित किया जाता था। देखो इस्लाम में तो मना है, पशु पक्षी नहीं बना सकते हो, ना कोई जीवित वस्तु बना सकते, बेल बूटे यही देखने को, लेकिन अकबर के समय में पशु पक्षियों के चित्र भी सुसज्जित किए जाते थे। यानी ये भी देख लो, अकबर द्वारा धार्मिक स्थापत्य के साथ साथ लौकिक विषयों से संबंधित भी स्थापत्य कार्य किए गए। खाली मस्जिद और मदरसे, मस्जिद और ये सारी चीजें नहीं बनाई गई, अन्य चीजें भी, महल वगैरह भी बनाए गए हैं। तो और चीजें देख लेते हैं इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो अकबर के समय में जो भी निर्माण कार्य किया गया, अकबर के समय में जो निर्माण कार्य किया गया, ये प्रयागराज में एक किला जो अभी देखो इलाहाबाद में जहाँ संगम के किनारे है, तो वो अकबर द्वारा बनाया गया है। जौनपुर में एक शाहीपुर अकबर ने बनवाया था। आगरा में भी बहुत ज्यादा कार्य किया, आगरे के किले का निर्माण किया। आगरे के किले में जहांगीरी महल, दिल्ली दरवाजा, अकबरी महल का निर्माण किया। फतेहपुर सीकरी में तो बहुत ही ज्यादा काम किया है अकबर ने। जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा, वहां भी जामा मस्जिद है, बुलंद दरवाजा वहीं पे है। ठीक है। सलीम, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है। जोधा भाई महल, बीरबल महल, तुर्की सुल्तान का महल, ठीक है, दीवाने आम, दीवाने खास, पंच महल, ये सारी चीजें। अब इनकी विशेषताएं देख लेते हैं। तो आगरे का किला, जो आगरे का किला है वो हिंदू मुस्लिम हिंदू इस्लामी, आगरे का किला जो हमारे आगरे में किला है, हिंदू इस्लामी भवन निर्माण पद्धति का मिला जुला सुंदर उदाहरण है। जो प्रयागराज किला है वो भी, इसमें विशेषताएं देखने को मिलती है, हिंदू इस्लामी स्थापत्य की विशेषताएं देखने को मिलती है। ठीक है। फतेहपुर सीकरी की स्थापत्य कला शैली की स्थापत्य कला की शैली भारतीय प्राचीन संस्कृत के विभिन्न तत्वों को समन्वित करने और मिलाने की अकबर की नीति को ही जैसे पाषाण रूप में प्रस्तुत किया है। यानी अकबर की जो विचारधारा तो कि दोनों को हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देता था, वही यहाँ पे कहा जाता है कि जो फतेहपुर सीकरी में किया गया निर्माण कार्य, स्थापत्य कला की शैली जो है प्राचीन संस्कृत, भारत के प्राचीन यानी भारतीय प्राचीन संस्कृत के विभिन्न जो प्राचीन हमारी भारतीय संस्कृति थे, उसके विभिन्न तत्वों को इस्लामी संस्कृति से समन्वित करने, मिलाने की अकबर की नीति को ही जैसे पाषाण रूप में, पाषाण यानी जैसे विचारों के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में मिलाया, उसे स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी उसने मिला दिया। फिर क्या कहते हैं कि अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में निर्मित जो बुलंद दरवाजा 176 फीट ऊंचा है, बुलंद दरवाजा एक प्रभावशाली निर्माण कार्य है। जो पंच महल है, हवा महल है, वो बौद्ध विहारों के लक्षण उसमें दिखाई देते हैं। जोधा भाई महल है, वो भी हिंदू इस्लामी स्थापत्य शैली का उदाहरण। एक तुर्की सुल्तान का महल है, वो तो इतना अच्छा है कि उसको स्थापत्य कला का मोती कहा जाता है, पर्सी ब्राउन ने कहा। निसंदेह निसंदेह मुगल सम्राट अकबर का शासनकाल प्रदेश में वास्तुकला के विकास का महत्वपूर्ण युग था। इसके शासनकाल में निर्मित इमारतें वर्तमान में भी अपनी सुंदरता और विशेषता को प्रकट करती हैं।